मेरे सभी दर्शकों को राम राम। स्वागत है आपका अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स में। जी हाँ, मैक टेक्नोक्रेट्स, इस चैनल के अंदर हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। फिजिक्स मेरा बहुत ही मनपसंद सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए मुझे 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, है ना। फिजिक्स में मैं IIT मतलब JEE लेवल और नीट लेवल तक की फिजिक्स को बड़े ही अच्छे से पढ़ाता हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्या होती है? ठीक है, फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो देखिए, जब से इंसान ने अपने होश संभाले हैं तो इंसान ने अपने चारों तरफ के संसार में ऑब्जर्वेशन लिए हैं। कई प्रकार के ऑब्जर्वेशन, है ना, टू मेनी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षण, है ना। प्रेक्षण मतलब हमारे अंदर की जो उत्सुकता है वो हर बदलती चीज को देखकर आती है। जैसे कोई भी चीज ऊपर से नीचे क्यों गिरी, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गई, उत्सुकता। ठीक है ना, तो हमने ये प्रेक्षण लिया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है। आप खुद करके देख लीजिए, हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है। तो ये हमारा एक प्रेक्षण था। उसके बाद दूसरा प्रेक्षण हमने देखा कि सूरज एक दिशा से उगता है और दूसरी दिशा में डूब जाता है, और उसके बाद चांद उगता है। तो इस तरीके से दिन और रात होते हैं। ठीक है, हवा चलती है। तो हमारे पास जो भगवान ने हमें इंद्रियां दी है, जैसे आंख, हमारी चमड़ी, हमारे कान, कानों से हम सुनते हैं। ठीक है, तो भी हमारे मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि आवाज कहां से आती, कैसे आती है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का मतलब होता है भूत प्लस एक। तो भूत का मतलब होता है होना, ठीक है, एग्जिस्ट करना, एग्जिस्ट करना। ठीक है, होना, कोई चीज क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हमें जानकारी कौन सा सब्जेक्ट देता है? जी हाँ, भौतिक विज्ञान या फिर फिजिक्स। तो फिजिक्स हमें बताता है कि कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है ना, क्या हो रहा है वो तो हमारे ऑब्जर्वेशन हमें बता देते हैं, लेकिन कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है उसकी जानकारी हमें मिलती है भौतिक विज्ञान से। ठीक है, चलिए थोड़ी बहुत अन्य सब्जेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास रसायन विज्ञान है, ठीक है ना, प्रिय सब्जेक्ट जिसको अपन बोलते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री डील्स विद मैटर, केमिस्ट्री डील्स विद मैटर मतलब इस ब्रह्मांड का जो कंपोजिशन है, मतलब इस यूनिवर्स का जो कंपोजिशन है, इस ब्रह्मांड को जिस चीज से मिलकर बना है, क्या है वो? मैटर। ठीक है ना, तो पूरे मैटर की जितनी भी स्टडी होती है वो पूरी पूरी केमिस्ट्री में आ जाती है। उसके अलावा दूसरा आप देखते हैं जीव विज्ञान। दूसरा आप क्या देखते हैं? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हमें बताती है जीवन के बारे में या फिर लाइफ के बारे में। ठीक है, तो नीट के बच्चों के लिए ये सिलेबस होता है। उन्हें 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। और उसी तरीके से जो IIT के एस्पिरेंट्स होते हैं उनको बायोलॉजी की जगह मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि नीट के बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान ये सब्जेक्ट ही करता है, भौतिक विज्ञान। ठीक है, वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि फिजिक्स की भाषा मैथ्स ही होती है। अगर आप फिजिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको मूलभूत प्रकार की बेसिक मैथ्स आनी होगी। ठीक है ना, वो मैथ जो आप 10th तक पढ़ के आए हैं और थोड़ी बहुत 12th लेवल तक की हल्की फुल्की मैथ, ताकि आपके फिजिक्स के जो कैलकुलेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वह अटके नहीं। क्योंकि जीव विज्ञान जो है, बायोलॉजी, ये डाटाबेस सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री, ये भी डाटाबेस सब्जेक्ट है। लेकिन भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, ये कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट है ना। तो चलिए हम पहले गणित के कुछ मूलभूत नियमों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं, ताकि हम फिजिक्स का शुरुआत अच्छे से कर सकें।
तो हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है सबसे पहला वो आता है बेसिक मैथ्स। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स के अंदर हम गणित के वो सभी तरीके सीख लेंगे जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल करवाने में हमें सहायता करेंगे, हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज हमें पढ़नी होती है वो होती है फंक्शन। क्या पढ़ना होता है? फंक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं फलन। क्या बोलेंगे? फलन। ठीक है, तो भैयाओं कर्म करोगे तो फल मिलेगा। ठीक है ना, इसका मतलब अगर आप किसी में इनपुट डालते हो तभी आपको आउटपुट मिलता है, बैठे बैठे किसी भी काम में कैसे फल नहीं मिलता है। आज आप मेहनत करेंगे मतलब आज आप अपनी पढ़ाई में इनपुट देंगे तो आपको फल मिलेगा। फलन, फलन का मतलब क्या होना है? फल की प्राप्ति होना। तो देखिए फलन, पहला टॉपिक है फलन। इसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है एफ एक्स इक्वल टू वाई, जहां पर वेयर एक्स को हम कंसिडर करेंगे इनपुट की तरीके से, ठीक है, और वाई को हम कंसिडर करेंगे आउटपुट की तरीके से, है ना। और एफ एक्स इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फंक्शनल, फंक्शनल ऑपरेटर, फंक्शनल ऑपरेटर, इसे हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ऑपरेटर। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू प्लस 3। इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 5। कैसा है 5? देखिए 2 x की वैल्यू 1 प्लस 3, यहां पर भी सॉल्व करके लिख लेते हैं 2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ जाता है 3 के इक्वल और ये हमारे पास आ जाता है 5 के इक्वल। इफ x की वैल्यू मैंने -1 रखी है तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू -1 प्लस 3, तो 2 3 माइनस 2 इक्वल टू +1। ठीक है, तो अगर हम एक छोटी सी टेबल में इन इनपुट और आउटपुट को जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, देखिए ये है हमारे पास आउटपुट और ये हमारे पास इनपुट। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी है तो मेरे पास y की वैल्यू आ रही है 3। जब मैंने x की वैल्यू को 1 रखा है तो y की वैल्यू आ रही है 5, और जब मैंने x की वैल्यू को -1 रखा है तब मेरे पास y की वैल्यू आ रही है +1। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जैसे जैसे हम इनपुट की वैल्यूज को चेंज करते हैं वैसे वैसे ही आउटपुट की वैल्यूज भी चेंज हो जाती है। इसी को फलन बोलते हैं। ठीक है, इसी को फलन बोलते हैं। अगर हम यहां से इसको कंपेयर करें तो आप देखिए y हमारे पास आ जाएगा आउटपुट, मतलब ये फलन का आउटपुट है। x हमारे पास आ जाएगा इनपुट, ये फलन का इनपुट है। और 2x प्लस 3 ये क्या है? ये है हमारे पास फंक्शनल ऑपरेटर, ये है हमारे पास फंक्शनल ऑपरेटर। अब ये जो फंक्शनल ऑपरेटर होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि फलन के अंदर आपको किस तरह की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, जैसे इस फंक्शनल ऑपरेटर में देखिए आउटपुट की वैल्यू जो है वो इनपुट का डबल होने के बाद 3 ऐड करने पर मिलेगी। तो फंक्शनल ऑपरेटर ने एक शर्त रख दी ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल ऑपरेटर। एनी फंक्शन कैन बी प्लॉट एज ग्राफ बिटवीन इनपुट x एंड आउटपुट विच इज y। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं तो उस फंक्शन का हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि फिजिक्स के अंदर हमें ग्राफ से बहुत ही ज्यादा काम पड़ता है, तो हमें इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड ग्राफ अच्छे से समझ में आने चाहिए। चलिए एक बार हम इसी के ऊपर स्टडी कर लेते हैं। देखिए अगर मैं ये बना देता हूं एक्स एक्सिस,
देखिए अगर मैं ये बना देता हूं एक्स एक्सिस प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, ठीक है, और यहां पे मैं बना देता हूं वाई एक्सिस, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई, तो इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जीरो। अब ये जो टेबल है इसमें इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज को आप एक एक करके वहां पर ग्राफ पर पॉइंट आउट कीजिए। देखिए एक्स की वैल्यू जीरो थी तो वाई की वैल्यू वन थी, तो सबसे पहले मैं रिमार्क कर देता हूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इस तरीके से आपको इक्वी डिस्टेंस स्केल ग्राफ बनाना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू जीरो, तो आप यहां देखिए एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 3, एक्स जीरो वाई 1 2 3, तो हमें पहला पॉइंट हमें यहां पर मिल गया। दूसरा एक्स की वैल्यू वन पर वाई इक्वल टू 5, तो जब मैं एक्स की वैल्यू वन लूंगा, ये रही एक्स की वैल्यू वन, तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिलेगी, y की वैल्यू मेरे को मिलेगी 5, 1 2 3 4 5, तो दूसरा पॉइंट मेरे को मिल गया यहां पर, ठीक है। देन आफ्टर अगर मैंने x की वैल्यू माइनस वन लिया है तो मेरे को y की वैल्यू कितना मिलेगा, 1, तो x की वैल्यू माइनस वन ये रही, ठीक है ना, ये माइनस वन, तो y की वैल्यू प्लस वन, तो ये रहा y का वैल्यू प्लस वन, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन हमें तीसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने जब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो हमें एक ग्राफ मिला, क्या मिला, हमें एक ग्राफ मिला। तो इस ग्राफ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस ग्राफ की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 2x प्लस थ्री, 2x प्लस थ्री, ठीक है। तो जो हमने ऊपर लिखा हुआ था कि एनी फंक्शन कैन बी प्लॉट एज ग्राफ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट y, ठीक है। तो फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन के अंदर एक्स वाई और इनपुट आउटपुट और फंक्शनल ऑपरेटर्स होते हैं, और इस फंक्शन को हम इनपुट और आउटपुट के ग्राफ के रूप में भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शन का जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन, जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन, ठीक है, मतलब फंक्शन किस तरीके से लिखा जाता है। तो फंक्शन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जो आपने 10th में पढ़ा था, a0 x रेस टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 a r डॉट x रेस टू द पावर n माइनस r डॉट 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 प्लस a रेस टू द पावर n, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शन की एक जनरल फॉर्म है, और ये किस तरीके का फंक्शन है, ये है अपने पास एलजेब्रिक फंक्शन। ये किस तरीके का फंक्शन है, एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अपन ने क्या यूज किए हैं, वेरिएबल्स, इसके अंदर हमने यूज किए हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो कुछ बात समझ में आई बच्चों, ये फंक्शन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, फंक्शन का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। आपको ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर इनपुट दिया जाता है और सिस्टम फंक्शनल ऑपरेटर की मदद से उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट निकाल लेता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि मशीन में इस तरफ से डालेंगे आलू, उस तरफ से निकलेगा सोना, मजाक कर रहा हूं। तो इसी तरीके से आपको बस ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, है ना, कि कितने टाइप्स के हमारे पास फंक्शन होते हैं और उन फंक्शंस के क्या क्या यूजेस हैं। तो हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस के कितने टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, और भी कई प्रकार के फंक्शंस होते हैं। तो उन फंक्शंस को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो हमारे पास आने वाला है, उस फंक्शन का नाम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
अब जो फंक्शन हमारे पास आने वाला है, जिनको हम पढ़ने वाले हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल समझना होगा। क्या समझना होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा एक ट्राइंगल होता है जिसमें हमें एक 90 डिग्री का एंगल मिलता है, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अंदर आप देखिए, ट्राइंगल बेसिकली होता क्या है? ट्राइंगल तीन भुजाओं और तीन कोणों का एक सिस्टम होता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इसके अंदर 3 आर्म्स होती है। देखिए, फर्स्ट आर्म, देन सेकंड आर्म एंड देन थर्ड आर्म। और इसके अंदर 3 टाइप्स के एंगल्स होते हैं। पहला एंगल तो आपको दिख रहा है 90 डिग्री, देन सेकंड एंगल एंड देन थर्ड एंगल। ठीक है, तो आइए ट्राइंगल्स की आर्म्स और इनके एंगल्स के बीच में अब हम कुछ रिलेशंस निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल देता हूं, ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि 90 के जस्ट सामने वाली जो आर्म है उसे मैं बोल देता हूं एच, एच फॉर हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाली जो आर्म है उसे मैं बोल देता हूं पी, पी मीन पी फॉर परपेंडिकुलर। और जो रेस्ट जो हमारी आर्म बची गई उसे हम बोल देते हैं बी, बी फॉर बेस। चलिए नाम लिख लेते हैं, हाइपोटेन्यूस। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है, वैसे इंग्लिश में ही ज्यादा याद रखेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। बी फॉर बेस, इस भुजा को अपन बोलते हैं आधार। एंड पी, पी फॉर परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको बोल देते हैं लंब। क्या बोल देते हैं? लंब। अब आप देखिए इसको मैं कैसे फंक्शन में कन्वर्ट करता हूं। मतलब इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास 3 साइड है, अगर उनमें से इस एक साइड को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, ये जो एक साइड है इसको हम फिक्स कर देते हैं। इफ h इज फिक्स्ड, मतलब कांस्टेंट रहती है, बदलेगी नहीं। h अगर मैंने ये आर्म 5 सेंटीमीटर का लिया है तो वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, अब वो चेंज नहीं होगा। अब जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, मैंने इस वाले ट्राइंगल से इसका थीटा कम कर दिया तो h अभी भी यही है। ठीक है ना, h की वैल्यू अभी भी देखिए, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अभी भी वही है, लेकिन अब p हमारे पास कम हो गया है और ये इसको थीटा डैश बोल देते तो ये p डैश हो जाएगा और ये b डैश हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए हमने क्या करा, जैसे ही हमने थीटा की वैल्यू को कम किया, हमने थीटा की वैल्यू को कम किया, ठीक है, थीटा को हमने कम किया, इस तरीके से लिखेंगे, देखिए नीचे वाला तीर है, थीटा को हमने डिक्रीज किया, तब क्या हुआ, ये जो परपेंडिकुलर था, यहां पर आप देखिए परपेंडिकुलर की लेंथ ज्यादा थी और यहां पर बेस की लेंथ ये थी। ठीक है, तो बेस की लेंथ और ये परपेंडिकुलर की लेंथ ये चेंज हुई कि नहीं हुई? हाँ हो गई, मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ कम हो गई है, तो हम लिख देंगे परपेंडिकुलर घट गया। एंड और क्या फर्क पड़ा है? और फर्क पड़ा है कि हमारा जो बेस है वो पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया, हमारा बेस बढ़ गया। अब जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फलन के बारे में एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दिया था, उस फलन में लिखा हुआ था कि हमारे पास एक इनपुट होना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम थीटा को इनपुट लें तो सिर्फ थीटा के चेंज करने से हमारे पास दो क्वांटिटीज चेंज हो रही है। ठीक है, एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी चेंज हुए तो उसे अपन बोल देते हैं फंक्शन, फलन। लेकिन एक क्वांटिटी के साथ दो क्वांटिटी चेंज हो रही है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अगर मैं इसको बोल देता हूं इनपुट, ये थीटा हमारे पास इनपुट है, तो हमारे पास ये 1 इनपुट है, तो हमारे पास आ रहे हैं 2 आउटपुट। क्या आ रहे हैं? हमारे पास आ रहे हैं 2 आउटपुट। ये तो गड़बड़ हो गई। अब हम इसको फलन कैसे बनाएंगे? तो फलन बनाने के लिए अगर मैं इनपुट थीटा लेता हूं, इनपुट थीटा लेता हूं, तो इन्हीं से अगर मैं इन दोनों आर्म्स के रेशो ले लूं तो आर्म्स रेशियो, आर्म्स रेशियो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये हमारे पास हो जाएंगे आउटपुट। कुछ आई बात समझ में, है ना? हमारे पास एक इनपुट के साथ दो आउटपुट मिल रहे थे, तो हम उन दोनों आउटपुट को मिलाकर एक रेशियो बना दिया। अब रेशियो तो एक सिंगल काउंट होता है ना,
ठीक है, तो हमारे पास यहां पर क्या बात हो गई, यहां पर हमारे पास 1 इनपुट हो गया जो कि थीटा है, और यहां पर हमारे पास 1 आउटपुट हो गया जो कि रेशियो है। ठीक है, कुछ आई बात समझ में? तो भाई बन गया ये फंक्शन। तो इसी कारण से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए अब किस किस प्रकार के रेशियो हैं आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है साइन ऑफ थीटा, इसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, दूसरा फंक्शन हमारे पास होता है कॉस ऑफ थीटा, इसे हम बोल देते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और तीसरा फंक्शन हमारे पास होता है tan ऑफ थीटा, इसे हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब आप देखिए कि अगर मैं इस रेशियो को उल्टा कर देता हूं, है ना, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इनको रिवर्स कर देंगे तो हमें 3 फंक्शन और मिलेंगे। चलिए लिख लेते हैं उनको। तो हमारे पास एक और फंक्शन आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से इस रेशियो को कन्वर्ट करने पर हमारे पास एक और फंक्शन आता है सेक थीटा, और सेक थीटा हमारे पास होता है h/b। इसी तरीके से इस वाले रेशियो को भी जब हम इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है कॉट थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाती है b/h। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि इस पूरे सिनेरियो में हम हाइपोटेनियस की लेंथ को वेरी नहीं कर रहे हैं। हाइपोटेनियस की जितनी लेंथ है उसे उतना ही रख रहे हैं, लेकिन थीटा और इन दोनों आर्म्स के रेशियो को हम वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक तरफ आ रहा है रेशियो और दूसरी तरफ आ रहा है थीटा का फंक्शन। क्या आ रहा है? थीटा का फंक्शन। तो ये जितने भी लिखे हुए हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये इन फंक्शंस के नाम हैं। ये क्या है? फंक्शंस के नाम। यहां पर जो थीटा है इसको अपन बोल देते हैं एंगल, या फिर अगर फंक्शन के साथ जोड़ेंगे तो इसे अपन बोल देंगे आर्ग्यूमेंट। ठीक है, थीटा को एंगल भी बोल सकते हैं और आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। थीटा इज इन रेडियन और डिग्री। थीटा रेडियन में भी हो सकता है और डिग्री में भी हो सकता है। अब रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, चलिए मैं अब आपको आगे बताता हूं। तो चलिए अब हम इनपुट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास अवधारणा बनी है, जो कॉन्सेप्ट बना है, इसके अंदर ये साइन थीटा ये तो फंक्शन है, ठीक है ना, और ये रेशियोज हैं। तो हम सबसे पहले इनपुट से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इनपुट क्या है? इनपुट है हमारे पास एंगल। ठीक है, एंगल क्या होता है? एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये मेरे पास एक रे है और ये मेरे पास दूसरी रे है। इन दोनों के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन आ रहा है उसी को हम बोल देते हैं एंगल थीटा। उसी को हम क्या बोल देते हैं? एंगल, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से। ठीक है, इस वाली लाइन को अपन बोलते हैं इनिशियल रे, और इसको अपन बोल देते हैं रोटेटिंग रे। मतलब ये वाली रे रोटेट कर रही है, अगर ये रोटेट करेगी तभी तो एंगल थीटा बनेगा, इसके रोटेशन से ही तो एंगल थीटा बनेगा। मतलब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइनें ऐसे थी, तो ये वाली लाइन, नीचे वाली जो इनिशियल लाइन है ये तो फिक्स है, लेकिन जब ऊपर वाली लाइन इस पे धीरे धीरे रोटेट करेगी, इस पे धीरे धीरे रोटेट करेगी तो एंगल बनेगा। तो इसी से हम एंगल की बात करते हैं। ठीक है, अब एंगल की डायरेक्शन अब डायरेक्शन में अपन को सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि अगर आपका थीटा क्या है? ACW क्या होता है? एक बार फुल फॉर्म लिख देता हूं, बाद में हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ACW इसे अपन बोल देते हैं एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, अगर थीटा एंटी क्लॉक वाइज है तो थीटा को हम क्या लेंगे? थीटा को हम लेंगे पॉजिटिव। और अगर थीटा हमारे पास CW है, CW मतलब क्लॉकवाइज, अगर थीटा हमारे पास क्लॉकवाइज है तो उसे हम क्या लेंगे? नेगेटिव। उसे हम क्या लेंगे? नेगेटिव। मतलब अगर ये हमारे पास एक इनिशियल रे है, ये इनिशियल रे, ठीक है, तो एक रे, रोटेटिंग रे मैंने इस डायरेक्शन में घुमाई, ठीक है, तो ये मेरे को मिलेगा प्लस ऑफ थीटा।
क्यों? क्योंकि देखिए घड़ी इस दिशा में चलती है तो उसके अपोजिट दिशा वाले जो रोटेशन होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? देखिए घड़ी यूं चलती है, घड़ी की सुई इस तरीके से, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज। लेकिन ये जो एंगल बन रहा है ये कैसे बन रहा है? घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है इसलिए इसको अपन बोल देंगे थीटा। और इसी तरीके से अगर ये घड़ी की डायरेक्शन में बनता तो हमारे पास नीचे वाला जो एंगल आ जाता है उसे अपन क्या बोल देते? माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एंगल दो सेंस में कार्य काम करता है, एक तो पॉजिटिव सेंस में और एक नेगेटिव सेंस में। ठीक है, और उसको अपन कैसे मानते हैं? उसको हम मानते हैं घड़ी की दिशा से। हमने घड़ी की दिशा को रेफरेंस लिया है और घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया और घड़ी के चलने की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या लिया है? पॉजिटिव। तो चलिए अब हम कुछ एंगल्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले अपने पास आ जाता है थीटा विल बी मेजर्ड इन रेडियंस और डिग्रीज। थीटा को या तो रेडियन में नापा जाएगा या फिर डिग्री में नापा जाएगा। अब ये दोनों चीजें किस वाला का नाम है? देखिए ये इनके यूनिट्स हैं। ठीक है, जैसे हम मास की बात करते हैं तो मास आता है हमारे पास केजीज में, किलोग्राम्स। हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ अपने पास आती है मीटर में, सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो ये इनकी लेंथ की यूनिट हो गई। किलोग्राम्स, क्विंटल, टन ये मास की यूनिट हो गई। इसी तरीके से एंगल, ठीक है, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? प्लेनर एंगल की, जो एक प्लेन में ट्रैवर्स होता है। तो प्लेनर एंगल या तो रेडियंस में नापा जाएगा या फिर डिग्रीज में नापा जाएगा, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो मैं आपको बता देता हूं कि पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। मतलब अगर ये अपने पास इनिशियल रे है और ये रोटेट होके इधर आ गई तो इस एंगल को अपन 180 डिग्री बोलते हैं। ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, तो इसी को अपन बोल देंगे पाई रेडियन। इसको अपन क्या बोल देंगे? पाई रेडियन। ठीक है, तो ये पहला अपने पास रिलेशन आ गया। तो इसी से अगर अपन दूसरा रिलेशन निकालें तो पहला रिलेशन, उसके बाद दूसरा रिलेशन अपने पास आ जाएगा कि अगर मैं पाई बाय 2 कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल कितना होता है? पाई बाय 2 के इक्वल होता है। ठीक है, अब इससे हम और आगे रिलेशन निकाल सकते हैं। वो क्या होगा? इन फुल सर्कल, इन फुल सर्कल। अब देखिए अगर मैं यहां से घूम के यहां पे आया हूं तो मैंने हाफ सर्कल रोटेट हुआ किया है, लेकिन अगर मैं फुल सर्कल रोटेट कर देता हूं यहां से लेके वापस यहां तक, तो इन फुल सर्कल मेरे पास थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 360 डिग्रीज और 2 पाई। कितना हो जाएगा? 2 पाई। अब अगर हम बात करें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री के अंदर कितने होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट की बात करें, मिनट्स, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। एक डेज लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है मिनट। इसी तरीके से अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो उसके अंदर होते हैं 60 सेकेंड्स। ये क्या होते हैं? 60 सेकेंड्स। ये बिल्कुल ही बेसिक कॉमन सेंस है जो हम सभी जानते हैं। तो इससे हम दूसरी चीज लिख सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो हमारे पास एक रिलेशन चल के आता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो ये चीज तो आप ऐसे बचपन से ही जानते हैं क्योंकि घड़ी देखना आपने बहुत पहले से सीख रखा है ना। लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि पाई बाय 2 की वैल्यू 90 डिग्री को अपन पाई बाय 2 बोल सकते हैं। ठीक है ना, और इसी तरीके से अपन रिलेशंस निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 45 डिग्री को क्या बोलते हैं तो 45 क्या होता है? 90 का हाफ होता है। तो आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 45 डिग्री की वैल्यू क्या देगी रेडियंस में? पाई बाई 4। अब हम आगे पढ़ते हैं कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है
तो अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं तो वो मेरे पास हो जाएगा 180 डिग्री बाय पाई। एंड अगर मैं बात करूं कि 1 डिग्री कितना होता है, तो 1 डिग्री मैं 180 को यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। तो ये दो कन्वर्जन फैक्टर हमें आराम से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी हेल्प से ही हम डिग्री वाले एंगल को रेडियंस में और रेडियन वाले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम 1 रेडियन की बात करें डिग्री में, ठीक है, तो 1 रेडियन, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 सी, ये अपने पास आ जाता है 57.3 डिग्री के बराबर। तो ये भी एक रिलेशन है जो आपको कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा, हमने थीटा मतलब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो हम इनपुट ले रहे थे, जिसे हमने एंगल बोला था, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स थी वो हमने ये ले ली है। मतलब थीटा एक प्लेनर एंगल है जो इस तरीके से रोटेशन कर क्या कहते हैं रोटेटेड रे के घूमने के कारण जनरेट होता है, और इसके मेजरमेंट की 2 वैल्यूज होती है जो मैं यहाँ पर पूरा बता चुका हूँ। इसके मैंने सेगमेंट्स भी बता दिए कि डिग्री सबसे बड़ा होता है, डिग्री से छोटा होता है मिनट, मिनट से छोटा होता है सेकंड, और इन सब के बीच में रिलेशन। और उसके बाद डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन। अब वापिस आ जाते हैं हम हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। ठीक है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने 3 तरीके के पढ़े थे, और उन 3 तरीके के फंक्शंस को अब हम आगे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइन थीटा जो कि 1 बाय कोसेक थीटा के बराबर है, जो कि 1 बाय कोसेक थीटा के बराबर है। दूसरा हमने पढ़ा था कॉस थीटा, पूरा पूरा P बाय एच। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था कॉस थीटा जो किसके बराबर है, जो सेक का उल्टा है, सेक थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था टेन थीटा जो किसका इनवर्स है, 1 अपॉन कॉट थीटा का, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए अब यहां पे मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूं इनपुट और आउटपुट। इनपुट हर केस में थीटा होगा, इनपुट हर केस में हमारे पास थीटा ही होगा क्योंकि सब में थीटा लिखा हुआ है। और आउटपुट आप बताएंगे, आउटपुट आप लोग बताएंगे। चलिए चलिए दिमाग दौड़ाइए। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमने हाइपोटेन्यूज को, हमारे जो राइट एंगल ट्राइंगल था, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाली आर्म थी हाइपोटेनियस, वो हमने कांस्टेंट रख ली थी, मतलब हम इस लेंथ को चेंज नहीं कर रहे थे। तो कौन कौन सी लेंथ चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी एक ये P वाली और एक ये B वाली। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनपुट सब में थीटा है तो साइन थीटा, इसमें भी थीटा, तो हाइपोटेनस कांस्टेंट है तो आउटपुट का अपने पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो साइन के केस में परपेंडिकुलर के साथ वेरिएशन चलता है। कॉस थीटा, कॉस थीटा के केस में देखिए हाइपोटेनस कांस्टेंट है तो बी, आउटपुट यहाँ पे बी हो जाएगा, मतलब इस कॉस थीटा के केस में बेस के साथ वेरिएशन होता है। और इसी तरीके से टेन थीटा में देखिए आउटपुट क्या है, पी भी है और बी भी है, P और B का रेशियो है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। अगली चीज जो हमें अपना पास पढ़नी है वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। 10th क्लास में आप अच्छे से समझ के आए होंगे कि हाइपोटेनस स्क्वायर, 10th क्लास में आप अच्छे से समझ में समझ के आए होंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मींस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर ए। ये है हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को या फिर इसी रिलेशन को बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस का फॉर्मूला। ठीक है, ये वैलिड होता है ओनली फॉर, यहां पे लिख देंगे
वैलिड ओनली फॉर 90 डिग्री ट्रायंगल। मतलब अगर किसी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री है, वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वैलिड होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कुछ आइडेंटिटीज डिस्कवर करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि डिवाइड इक्वेशन ए विद एच स्क्वायर। अगर हम इक्वेशन ए को एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1। एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू बी बाई एच। देखिए बी बाई एच कहां पर है, यहाँ पे ये रहा बी बाई एच, तो बी बाई एच हमारे पास है कॉस थीटा के इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा स्क्वायर। इसी तरीके से पी बाई एच, ये देखिए साइन थीटा विच इज इक्वल टू पी बाई एच, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा स्क्वायर। तो हमारे पास पहली आइडेंटिटी चल के आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो ये हमारे सबसे पहली आइडेंटिटी है, ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हमें याद करना है। सेकंड हम बात करते हैं डिवाइड इक्वेशन ए विद, पहले हमने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, एच स्क्वायर के साथ, अब हम बी स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच बाय बी, आप यहां पर देखिए कौन सा फंक्शन है जो मैच कर रहा है, एच बाय बी, ये रहा एच बाय बी। तो बी बाई एच को हम कॉस थीटा बोलते हैं, तो एच बाई बी को क्या बोलेंगे, सेक थीटा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इनके इनवर्स रिलेशन भी लिखे थे। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा स्क्वायर प्लस इक्वल टू है बच्चों, इक्वल टू बी बाई बी। ठीक है, बेस अपॉन बेस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस उसके बाद पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा पी बाई बी, तो पी बाई बी होता है हमारे पास टेन थीटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक और आइडेंटिटी चल के आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी है, ये दूसरा फॉर्मूला है जो हमें अच्छे से लर्न करना है। और उसके बाद एक बार तीसरी जो आम बच रही है उससे भी हम एक बार डिवाइड कर लेते हैं, ताकि तीसरा फॉर्मूला भी जो डिराइव होने वाला होगा वो हो जाएगा। डिवाइड इक्वेशन ए विद पी स्क्वायर। अब की बार हम पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। ठीक है, तो h बाई पी यहां पर देखिए कहां पर दिख रहा है आपको, h बाई पी, ये रहा h बाई पी, p बाई एच को हम बोलते हैं साइन थीटा, तो h बाई पी को क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू b बाई पी का स्क्वायर। यहां पर आप देखिए b बाई पी, p बाई बी को हम टेन थीटा बोलते हैं, तो b बाई पी को हम बोलेंगे कॉट थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा स्क्वायर प्लस p बाई पी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कुछ समझ में आया आपको? जी हाँ, हमने ये फलन लिए, फलन के अंदर इनपुट और आउटपुट को पहचाना और उनके साथ थोड़ा सा इक्वेशन बना के हमने खेला है, तो हमारे पास तीन आइडेंटिटीज या फिर ट्रिग्नोमेट्री के तीन बेसिक फॉर्मूलेज आए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एंगल्स की एक और प्रॉपर्टी जिसे अपन बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये क्या होता है बताते हैं आपको क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है। अब अगर इस एंगल थीटा को मैं बहुत 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 ही छोटा कर दूं, मतलब अभी आपको ये ट्रायंगल, ये एंगल इस तरीके से दिख रहा है, अभी आपको ये एंगल इस तरीके से दिख रहा है ना, अब ये एंगल छोटा 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 बहुत ही ज्यादा छोटा कर दूं, बहुत ही ज्यादा छोटा, तो क्या होगा? कुछ इस तरीके से बात बन जाएगी। कुछ इस तरीके से हो जाएगी बात, ठीक है। ये H था, ये हमारे पास B था, और ये हमारे पास P था। तो ये देखिए, ये थीटा एंगल मैंने बहुत छोटा कर दिया। यहां पर आपको दिखाने के हिसाब से ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप समझ के चलिए कि ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास H है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास बेस, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, तब आप ध्यान से देखिए, एच तो हमारे पास चेंज हुआ नहीं है, हमें आउटपुट क्या मिलता है? हमें आउटपुट मिलता है कि पी लगभग लगभग जीरो हो जाता है। देखिए, ये जो परपेंडिकुलर है, जैसे जैसे मैं इस थीटा को डिक्रीज कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, देखो कितना छोटा हो गया। अब मैं थीटा को और ज्यादा डिक्रीज करूंगा, है ना, मतलब थीटा को बहुत ही ज्यादा छोटा कर दूंगा, तो पी भी बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा, लगभग जीरो के इक्वल हो जाएगा। और दूसरी चीज हम क्या जानते हैं? दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि हाइपोटेनियस जो होगा वो लगभग लगभग बेस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कब हो रही है? ये दोनों चीजें जब हो रही है जब थीटा बहुत ही स्मॉल है, जब थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, तब ये दोनों चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अप्लाई करते हैं, ठीक है। साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास जीरो हो गया, जीरो अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हमारे पास आ जाता है जीरो। क्या आ जाता है? जीरो। तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, कब? जब आपके एंगल्स बहुत ही छोटे हों। मतलब आप खुद देख लीजिए कि जब मैं थीटा की वैल्यू जीरो रखता हूं, यहां पर थीटा लगभग जीरो हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल में, तो साइन थीटा भी तो जीरो हो जाएगा ना। ये देखो प्रूफ हो गया, थीटा लगभग जीरो होता है तो परपेंडिकुलर जीरो होता है, परपेंडिकुलर जीरो होता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो थीटा भी जीरो के इक्वल और उसका फंक्शन भी जीरो के इक्वल, कब? जब थीटा बहुत ही छोटा है तब। चलिए दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा चेक होएगा कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी, बी किसके बराबर है? एच के, और नीचे भी एच, तो ये हमारे पास आ जाता है वन। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा जो होता है वो लगभग लगभग वन के बराबर होता है। ये कंडीशन कब के लिए वैलिड है? जब थीटा बहुत ही छोटा हो, हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। अब तीसरा जो हमारे पास फंक्शन है टेन थीटा, टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर देखिए लगभग जीरो के इक्वल आ रहा है, तो ये जीरो बाय बी, जीरो बाय बी हमारे पास जीरो होता है। तो देखिए जब थीटा जीरो रखा तो टेन थीटा भी जीरो आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा लगभग लगभग इक्वल टू थीटा। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के लिए हम इन तीन फॉर्मूलों के ऊपर रिलायबल रहते हैं। अगर थीटा बहुत ही छोटा है तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को वन लिख सकते हैं, और टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमें मेमोराइज करने होंगे, ठीक है। चलिए स्टैंडर्ड टी रेशियो वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शंस के नाम हो गए हैं, और यहाँ पर हम इनके अलग अलग एंगल्स ले लेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी एक टेबल बना देते हैं, टेबल ड्रॉ कर देते हैं, ताकि हमें अलग अलग वैल्यूज
सेपरेटली दिख जाए। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, टेबल थोड़ी सही नहीं बनी है इसलिए इसको दोबारा से बनाते हैं एक बार। अगर मैं 0 डिग्री की बात करता हूं, ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉसेक 0 की वैल्यू ये भी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अब हम दूसरा एंगल लेते हैं जो कि 30 डिग्री होता है। ठीक है, ये जनरल एंगल्स हैं, ये वो बेसिक एंगल्स हैं जो बार बार कैलकुलेशंस में आते हैं, इसलिए इनकी वैल्यूज को याद करना ही जरूरी है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आती है 1/2, कॉस में आ जाती है √3/2, टेन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाती है 1/√3 और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू आ जाती है √3, सेक 30 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2/√3 और cos 30 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2। 30 के बाद हम जब 60 डिग्री की वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाती है √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाती है √3, cot 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/√3 और sec 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 और cosec 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2/√3। ये सब वैल्यूज मैं कैसे लिख रहा हूं, मैंने सिर्फ इन तीन की वैल्यूज याद करी है और उसके बाद बाकी मैं वो रिलेशन यूज कर रहा हूं जो मैंने अभी इसके पहले लिखे थे। जैसे साइन थीटा क्या होता है 1/cosec थीटा, कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, इसी तरीके से 60 डिग्री देन 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1, sec 45 की वैल्यू √2 और cosec 45 की वैल्यू भी √2। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री की। ठीक है, 90 डिग्री, 90 डिग्री साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है बच्चों, cot 90 की वैल्यू 0, उसके बाद sec 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, देन cosec 90 की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको हमेशा लर्न करके रखनी है। इसके बाद तो स्टूडेंट्स, आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये हमने आज आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। कल हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अभी जो मैंने आपको समझाया है ये पूरा अभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका रिवीजन करते रहिए। आपके सुझावों का स्वागत है। अगर मेरी टीचिंग में, मेरे बोर्ड के पढ़ने के स्टाइल में या फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी में, मेरी आवाज में, लाइटनिंग में या किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आती है या आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।